हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चालू की थी उसके अंदर वो 281 क्वेश्चन सोल्यूशन कर लिए। 282 से आज स्टार्टिंग करेंगे। पीछे क्वेश्चन करवाए उनमें कोई आपको डाउट लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना। साथ में इसरो के जो क्वेश्चन हैं वो भी अपने चालू कर रखे हैं। तो साथ में यूआरएससी के जो एग्जाम है वो आगे नजदीक, क्वेश्चन पेपर जितने हो सकेंगे उतने सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अगर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना। कम्युनिटी टैब के जो ऊपर न्यूमेरिकल लगाता हूँ उनके भी सोल्यूशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। ओके, तो चलते हैं अभी क्वेश्चन की ओर। 282 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइव नहीं है अभी, ये ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग स्टॉक ब्रिज जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है और आयाम कितना होता है। स्टॉक ब्रिज क्या होता है, जिस प्रकार ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये क्रॉस आर्म है और ये अपने पास इंसुलेटर आ गए, ये कंडक्टर रन कर रहा है। ओके, यहां पर कुछ इस प्रकार से वेट लगा रहता है कोई निश्चित वैल्यू के साथ, इस तरह से इंसुलेटर के पास में, और एक इंसुलेटर के इस साइड और एक दूसरी साइड रहता है। ओके, तो ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं स्टोक ब्रिज। ये किस फ्रिक्वेंसी के लिए वर्क करते हैं, तो ये जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी रहती है आंधी तूफानों के द्वारा जो प्रोड्यूस होती है, 5 से 100 हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी रहती है, इसको कम करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। ओके, और इसका जो आयाम रहता है वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर का रहता है, 2.5 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो स्टोक ब्रिज रहता है इसका वेट कितना होता है, तो इसका वेट रहता है 1 से लेकर 8 किलोग्राम तक। स्टोक ब्रिज जिसको अपने बोलते हैं, तो इन आंधी तूफानों के कारण जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है 500 से 100 हर्ट्ज तक की, उस में जो दोलन होता है उसको कम करने के लिए यूज में लिया जाता है। साथ में उसके द्वारा जो वाइब्रेशन जो पैदा होती है उसके कारण इंसुलेटर को किसी प्रकार से लॉस ना हो, उसके लिए भी यूज में लेते हैं। ओके, स्टॉक ब्रिज रहेगा ऑप्शन नंबर, वो अपने पास 5 से 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी और 2.5 सेंटीमीटर का आयाम रहता है। क्वेश्चन नंबर 283, पीटरसन कॉइल का कार्य सिद्धांत क्या होता है। सीरीज रेजोनेंस होता है, पैरेलल रेजोनेंस होता है, बोथ होता है, इन एनी वे होता है। तो पीटरसन कॉइल जो रहती है पैरेलल रेजोनेंस पर वर्क करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस न्यूनतम एनोड धारा को क्या कहा जाता है जिसके नीचे थायरिस्टर बंद होता है। ओके, थायरिस्टर अपने अगर एससीआर की बात करें तो एससीआर का कुछ इंटरनल जो स्ट्रक्चर रहती है, आंतरिक संरचना, वो इस प्रकार से रहती है। ये P1 लेयर, ये N1 लेयर, P2 लेयर और N2 लेयर, ये अपने पास एनोड आएगा, ये टर्मिनल्स कैथोड रहेगा और यहाँ पर अपने को गेट मिलेगा टर्मिनल। ओके, एनोड को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, गेट को कैथोड को नेगेटिव, और गेट को P2 पर लगा हुआ है तो पॉजिटिव सप्लाई के द्वारा ही ट्रिगर ऑन किया जाता है। लेचिंग करंट थायरिस्टर के अंदर वह करंट होता है जिससे ऊपर अगर एनोड टू कैथोड करंट होगा तो थायरिस्टर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, फॉरवर्ड चालन मोड में वर्क करेगा। ओके, और होल्डिंग करंट वह करंट होता है जिससे नीचे एनोड टू कैथोड करंट रहेगा तो थायरिस्टर ऑफ स्टेट में चला जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में होगा, फॉरवर्ड में है लेकिन ब्लॉक कंडीशन में है, करंट प्रवाहित नहीं हो रही। ओके, तो इसके अंदर ये लो पावर रेटिंग के साथ जिस टाइम वर्क करेगा, लो पावर रेटिंग के साथ वर्क करेगा, उस टाइम लेचिंग करंट जो रहता है ये होल्डिंग करंट से 1.2 से लेकर 1.8 गुना अधिक तक रहता है। ओके, जब हाई पावर रेटिंग के साथ, ये क्वेश्चन आ सकता है, हाई पावर रेटिंग के साथ वर्क करेगा तो उस कंडीशन में जो लेचिंग करंट रहता है ये होल्डिंग करंट से 2 से 3 गुना अधिक होता है। ओके, और एससीआर के कुछ रूप बताए आपको, सी एससीआर बताया। सी एससीआर उसके अंदर क्या होता है, जो गेट टर्मिनल्स अपने लेते हैं
ये लेते हैं N1 से। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। जो गेट लिया जाता है ये N1 से लेंगे। और SUS जो होती है सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच रहता है। इसमें जो गेट टर्मिनल होता है ये एग्जिट करेगा N1 से। लेकिन N1 यानी कि गेट और कैथोड के मध्य में एक जिनर डायोड लगेगा। ओके, जैसे यहां से टर्मिनल से निकला और इस कैथोड के बीच में इस तरह से एक जिनर डायोड लगेगा। ओके, तो और गेट टर्मिनल्स हो जाएगा यहां पर अपने पास। अभी तक ये सिंबल अपने गेट का ही रहने, एससीआर का रहने देते हैं। ओके, SCS जो रहता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, उसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, दो गेट होते हैं। टर्मिनल्स चार रहेंगे, गेट होते हैं दो। N1 से गेट निकलेगा और P2 से गेट निकलेगा। ओके, तो ये चीज याद रखना। कॉम्प्लीमेंट्री सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को पुट कहते हैं, प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं अपने। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। एनोड वह न्यूनतम एनोड धारा जिसके नीचे थायरिस्टर बंद हो जाता है, तो वो होता है होल्डिंग करंट। अब एससीआर को चालू करना चाहिए तो थर्मल ट्रिगरिंग के द्वारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लेके आते हैं। ओके, फॉरवर्ड में है लेकिन कंडक्शन में नहीं है, ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लेके आएंगे। तो थर्मल के द्वारा, गेट ट्रिगरिंग के द्वारा करते हैं। और थर्मल ट्रिगरिंग हो गया, गेट ट्रिगरिंग हो गया, डीवी बाई डीटी के द्वारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लेके आते हैं। डीवी अपॉन में डीटी क्या होता है? डीवी अपॉन में डीटी जब एससीआर अपने पास एससीआर के नोड कैथोड टर्मिनल्स फॉरवर्ड बायस में होते हैं और उसके ऊपर अप्लाइड किया गया वोल्टेज का वह न्यूनतम मान जिसके ऊपर थायरिस्टर ऑफ स्टेट में रहता है, जो वोल्टेज अप्लाई किए गए उससे वोल्टेज का मान थोड़ा सा ज्यादा बढ़ते ही वह फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाता है। उस वोल्टेज को डीवी बाई डीटी वोल्टेज कहा जाता है। फिंगर वोल्टेज इसी प्रकार रहती है। एनोड कैथोड टर्मिनल जब एससीआर में फॉरवर्ड बायस में है और अप्लाइड किया गया वोल्टेज का वह अधिकतम मान डीवी बाई डीटी में न्यूनतम, और फिंगर वोल्टेज जो रहती है उसमें अधिकतम मान जिसके ऊपर एससीआर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में रहता है, से गेट से वोल्टेज का मान बढ़ने पर जो गेट टर्मिनल है उसके ऊपर वोल्टेज लगा दिया आपने, यानी कि गेट ट्रिगरिंग अपने अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो थर्मल ट्रिगरिंग हो। अब जो गेट ट्रिगरिंग के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे उसके पश्चात फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में नहीं आ पाता, उसे फिंगर वोल्टेज कहते हैं। फिंगर वोल्टेज एनोड टू कैथोड टर्मिनल्स के ऊपर फॉरवर्ड बायस में अप्लाइड किया गया वोल्टेज का वह है अधिकतम मान जिसके ऊपर वह ऑफ स्टेट में रहता है, पर गेट सिग्नल अप्लाई करने के पश्चात भी वह फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में नहीं आता, उस वोल्टेज को फिंगर वोल्टेज कहा जाता है। ओके, तो याद करना। और इसे कम्यूटेशन की अगर बात करें तो नॉर्मल, इसे अगर नॉर्मली बंद करना है अपने थायरिस्टर को, तो बंद करने के लिए या तो अपने एनोड के टर्मिनल्स है उनको रिवर्स करेंगे। ओके, या फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज एक याद रखो, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या है? अपने गेट के ऊपर किसी प्रकार से सिग्नल अप्लाई नहीं किया, वोल्टेज का मान एनोड कैथोड के ऊपर फॉरवर्ड बायस में बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, एक कंडीशन आएगी जिसके ऊपर है धारा को कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, उस वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहा जाता है। थायरिस्टर को ऑन कंडीशन में लाने के लिए, कंडक्शन मोड में लाने के लिए ये प्रक्रिया रहती है। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, गेट ट्रिगरिंग, डीवी बाई डीटी। ओके, तो अभी क्वेश्चन का आंसर अपने रहेगा ए, होल्डिंग करंट होता है वो। क्वेश्चन देखो 285, ट्रांसफार्मर ऑयल की अशुद्धि का पता लगाएं। अगर तेल गंदला है तो क्या होगा, तेल काला है तो क्या होगा, पीला होने और हरा होने पर। ओके, तो ऑयल अपने पास अगर पीला है तो उससे अंदाजा लगता है कि ऑयल ओवर हीटिंग कंडीशन में गया है। पीला होने पर ओवर हीटिंग कंडीशन में जो आपको पहले आते हैं उनको लाइनमेंट करके मिलान कीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा। लेकिन कंप्लीट आते हैं तो उससे बढ़िया हो ही नहीं सकता कुछ।
अगर हरा है तो उसका मतलब है ऑयल में कॉपर स्टेप की मात्रा घुल रही है, घुल गया है। 4 नंबर का हो जाएगा ए। अगर तेल अपने पास गाढ़ा है तो गंदला है, गंदला है तो तेल में कीचड़ है। ओके। अगर तेल अपने पास काला है तो उसमें कार्बन की मात्रा मिल गई है। तो पहले का सी, सेकंड का डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अपने पास। ओके। तेल गंदला है, कीचड़ है, काला है, कार्बन की मात्रा घुल गई है, पीला हुआ है, ओवर हीटिंग कंडीशन में है, और हरा है तो कॉपर स्टेप की मात्रा घुल गई है उसमें। ओके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 286। केबल निर्माण में अंकित कोड का मान्य कथन का चुनाव करें। HLPE, ये शायद तक मैंने काफी बार बता चुका हूँ आपको। जो अंडरग्राउंड केबल अपने बनाते हैं जिसके अंदर इंटरनल कोर होती है, यानी कि कंडक्टर कोर रहती है, और इंसुलेशन रहता है, मेटालिक शीट होती है, बेडिंग रहती है, आर्मरिंग होती है, सर्विंग होती है। ओके। तो ये पूरी प्रोसेस बनाते हैं। उसके अंदर केबल के अलग अलग लेयर के लिए कोड रहते हैं, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कोड रहते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन के लिए 2X रहता है। सिंगल स्टील स्ट्रिपिंग है तो उसके लिए डबल, सिंगल स्टील स्ट्रिप है तो F रहेगा, डबल स्टील स्ट्रिपिंग है तो डबल F होगा। अगर स्टील राउंडेड है तो अपने पास W होगा, डबल स्टील राउंडेड है तो डबल W होगा। पीवीसी के लिए Y रहेगा, एल्यूमिनियम के लिए A होगा। तो अपने पास क्रॉस लिंकर के लिए बी, स्टील स्ट्रिपिंग के लिए एफ सिंगल, और सिंगल स्टील आर्मरिंग की बात करें तो इसके लिए डब्ल्यू रहेगा, और पीवीसी के लिए वाई होगा। ओके। तो पहले का बी, सेकंड का डी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपने पास। स्टार्टिंग के दो आने पर भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन मिल गया अपने को। और यहाँ पर डबल एफ जो है इसका मतलब है कि स्टील स्ट्रिपिंग जो आर्मरिंग होती है उसके लिए डबल एफ यूज मिलेंगे। सॉरी, डबल डब्ल्यू है तो उसके लिए अपने रहेगा स्टील राउंडेड जो आर्मरिंग होती है उसके लिए डबल डब्ल्यू। अब पीटी का टर्न रेशो बताओ, पीटी का नॉमिनल रेशो बताओ, सीटी का टर्न रेशो बताओ, ईटी नॉमिनल रेशो, ईटी नहीं है अभी, सीटी टर्न रेशो है। ये 4 नंबर जो है सीटी टर्न रेशो। ओके। सीटी नॉमिनल रेशो। तो पीटी जो रहती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और इसके अंदर जो रहता है ये वोल्टेज आउटपुट इसकी 100 से 110 वोल्टेज रहती है। और सीटी जो रहती है आउटपुट करंट 1 से 5 एम्पियर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। सीटी को कभी भी ओपन कंडीशन में सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन नहीं करना चाहिए। ओपन होने से क्या होगा कि एक तो सेकेंडरी साइड ओपन करेंगे तो हाई वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, जिसके कारण जो अभी एक अपने कंडक्टर मान लेते हैं, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टिंग मटेरियल का, वो क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, जबकि इसके ऊपर जो इंसुलेशन अपने लगाएंगे वो वोल्टेज डिपेंड रहता है। अब सिटी के अंदर जो वाइंडिंग करते हैं उस वाइंडिंग का जो ओपन रखेंगे सेकेंडरी तो हाई वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, जिसके कारण हाई वोल्टेज के कारण इंसुलेशन जलेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होगी और सिटी ब्लास्ट हो सकती है। सेकेंड रीजन रहता है मैग्नेटिक कोर सैचुरेशन के कारण सिटी ब्लास्ट होती है। तो ये याद रखना आप। पीटी का टर्न रेशियो तो प्राइमरी रेटेड टर्न अपॉन में सेकेंडरी रेटेड टर्न, तो सी नंबर का रहेगा अपने पास, पहले का रहेगा सी। पीटी नॉमिनल रेशियो की बात करें तो प्राइमरी रेटेड वोल्टेज अपॉन में सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज, याद रखना है ये नॉमिनल रेशियो चेंज नहीं होता। प्राइमरी रेटेड वोल्टेज एंड सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज। सीटी टर्न रेशियो की बात करें तो सीटी के अंदर टर्न रेशियो रहता है सेकेंडरी रेटेड टर्न अपॉन में प्राइमरी रेटेड टर्न, तो 3 नंबर का ए हो जाएगा अपने पास। सीटी नॉमिनल रेशियो की बात करें तो नॉमिनल रेशियो रहता है प्राइमरी रेटेड करंट अपॉन में सेकेंडरी रेटेड करंट। ओके। तो यहाँ पर प्राइमरी रेटेड टर्न अपॉन में है सभी वैल्यू। ओके। इस प्रकार से, और इसमें एक फॉर्मूला रहता है टर्न रेशियो, इधर के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं कई बार,
तो ये फॉर्मूला लिखो, नॉमिनल रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो अपॉन में एक्चुअल रेशियो मल्टीप्लाई 100। तो ये टर्म रेशियो एरर मिलता है अपने को। ओके, क्वेश्चन नंबर 288, एक धारा ट्रांसफार्मर में -6% कला त्रुटि है, प्राइमरी व सेकेंडरी के मध्य कला कोण क्या होगा। ओके, तो इसके अंदर प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी, प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा होता है उसके मध्य एक मिनट ट्रांसफार्मर का नॉर्मली नो लोड के ऊपर अपने वेक्टर बना के देख लेते हैं। V1 वोल्टेज है, ये I म्यू करंट रहता है, ये IW रहता है, और ये दोनों का वेक्टर सम, और यहाँ पर सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ और यहाँ पर प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो IW रहता है, IW करंट होता है वाइंडिंग में रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होता है नो लोड पर, उसको कंपनसेशन करता है। आई म्यू कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए यूज होता है। आई नोट इन दोनों का वेक्टर सम रहता है। E1 E2 के मध्य फेज एंगल 0 डिग्री का होता है और एक ही डायरेक्शन में होता है, जबकि इंड्यूस्ड ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज के मध्य एक डायरेक्शन में होता है लेकिन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, अगर कला त्रुटि माइनस में है तो अपने प्लस करेंगे, अगर प्लस में है तो माइनस करेंगे। यहाँ पर माइनस में है तो प्लस कर देंगे, 186 डिग्री का एंगल मिलेगा। अगर यहीं पर रहता 6 डिग्री का एंगल है तो अपने करते हैं 174। याद रखना, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस होगा तो माइनस करेंगे, एंगल 180 डिग्री का होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 289, वह परिपथ जिसमें मैथमेटिकली एनालिसिस करने के लिए अलग किए जा सकते हैं। इसमें क्या परिपथ होते हैं अपने पास, लंपड एंड ट्रांसमिशन। तो लंपड होते हैं, इनको मैथमेटिकली एनालिसिस करने के लिए अलग कर सकते हैं। ट्रांसमिशन जो रहते हैं इनको अलग नहीं कर सकते। या ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स की बात करें, ये लंपड एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार के होते हैं। लंपड में परिपथ को एनालिसिस करने के लिए, उसको सोल्यूशन करने के लिए अलग कर सकते हैं, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, नाम डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं सकते, जिससे ट्रांसमिशन लाइन की अलग अलग फेज हो गई। ओके, तो अलग किए जा सकते हैं तो लंपड रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, उनको अलग नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा 289 का। क्वेश्चन नंबर 290, Z1 जो है अपने पास 10 डिग्री है, 65, Z2 है 5 है, और जो डिग्री है वो 20 है, तो इम्पीडेंस अपने पास कितना होगा। तो एक चीज याद रखना, इम्पीडेंस का जो सोल्यूशन करेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई रहेंगे। फॉर्मूला लिखो इसके अंदर, Z1 का एंगल यहाँ पर मल्टीप्लाई है प्लस Z1 का एंगल और Z2 का एंगल। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 50 और एंगल हो जाएगा, दोनों ही प्लस में है तो ये 65, 75, 85, 85 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। यहाँ पर ये 1850 नहीं है, 85 डिग्री है। टाइपिंग मिस्टेक है नॉर्मली। क्वेश्चन का आंसर होगा अपने पास बी। रेक्टिफिकेशन में एलईडी को क्यों उपयोग में नहीं लेते हैं, तो रेक्टिफिकेशन में एलईडी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, क्या लो पावर रेटिंग के कारण, लाइट के कारण, या गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम फास्फाइड से बने होने के कारण, या डायरेक्ट बैंड गैप के कारण। तो एलईडी के लिए एक याद रखना, एलईडी जो रहती है अपने पास, सिंबल नॉर्मली इसका रहता है कुछ इस तरह से, लाइट को उत्सर्जन करता है तो यहाँ पर प्लस माइनस फॉरवर्ड वॉइस में वर्क करता है। गैलियम आर्सेनाइड के द्वारा है तो लाल कलर पैदा करेगा, और गैलियम फास्फाइड के द्वारा तो हरा कलर उत्पन्न करेगा।
रेड कलर का होगा तो वोल्टेज ड्रॉप 1.8 वोल्टेज होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ग्रीन के लिए 2.2 वोल्टेज रहेगा। और ऑरेंज कलर की बात करें एलईडी में तो ऑरेंज कलर के लिए 2.1 2.0 वोल्टेज ड्रॉप और येलो कलर के लिए 2.1 वोल्टेज ड्रॉप होगा। वो ब्लू कलर के लिए एलईडी जो रहेगी 3.2 वोल्टेज ड्रॉप रहेगा। ओके, वीडियो पॉज करके लिख लेना आप, जस्ट हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो जो एलईडी अपने जिस मटेरियल के द्वारा इसी के अंदर पीएन जंक्शन होता है, ओके, लेकिन जो मटेरियल होता है वो डायरेक्ट बैंड गैप का रहता है। डायरेक्ट बैंड गैप के कारण लाइट को उत्पन्न करता है। ओके, लेकिन डायरेक्ट बैंड गैप का मतलब ये नहीं कि ये रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता। ये रेक्टिफिकेशन नहीं करने का रीजन है लो पावर रेटिंग, कम पावर रेटिंग का रहता है, रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा, सामान्य से ज़्यादा मिलेगा तो ये भंजन हो जाएगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगी पीएन जंक्शन। तो डायरेक्ट बैंड गैप याद रखना। और जो अपने पास पीएन नॉर्मल पीएन जंक्शन जो रेक्टिफिकेशन में यूज लेते हैं वो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल के द्वारा बने होते हैं। ओके, तो याद रखना आप जस्ट। तो आज के दिन में अपने 291 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। आपको किसी प्रकार से डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए पूरा प्रयास रहेगा। एंड अदर भी कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। एंड यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े, अपनी तैयारी को मजबूत करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।